हेलो एंड ग्रेट वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को, और वो भी बहुत ही रिवीजन ऐसे करेंगे कि कभी भी आप इन क्वेश्चंस को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं हमारे इमेज के साथ, सो दैट कि ये लंबे टाइम तक आपको याद रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी वीकली रिवीजन को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीजेआई ऑफ इंडिया। सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो नए न्यायाधीश हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जस्टिस एन वी रमना। यहाँ पे हम इमेज भी देख सकते हैं, हेयर इज द सुप्रीम कोर्ट, एंड यहाँ पे एन वी रमना जो है इनकी इमेज भी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी हम देखेंगे, क्योंकि ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज द जस्टिस हिमा कोहली। ये तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। हमारे इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स हैं 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से सिर्फ एक तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वहां पे एक महिला है और उनका नाम है जस्टिस हिमा कोहली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने के, सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सी ऑप्शन जो है वो है जस्टिस फातिमा बीबी। इनका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा। ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला जो थी सीजीआई रही, यानी फर्स्ट वुमेन सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनका नाम है जस्टिस फातिमा बीबी। और अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे, मींस आजाद भारत के पहले न्यायाधीश जो बने थे, उनका नाम था हीरालाल जस्टिस हीरालाल कानिया। ये काफी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हीरालाल कानिया कानिया जी जो थे वो पहले सीजेआई थे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं एपेक्स कोर्ट, मीन्स सर्वोच्च न्यायालय। एपेक्स का मतलब ही होता है जो सर्वोच्च पे होता है। एंड डी ऑप्शन हम देख सकते हैं जस्टिस राजेश बिंदल। इन्हें कोलकाता हाई कोर्ट का एक एक्टिंग सीजीआई चुना गया है। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यवाहक, जो एक तरह से परमानेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो ये यूजुअली आते हैं जब सीट वैकेंट होती है। तो होप सो आपको याद हो गया होगा। एक चीज और ऐड करेंगे कि आर्टिकल आर्टिकल 1 2 का 4, आपने गाना सुना होगा अनिल कुमार का कि 1 2 का 4। तो 1 2 4 के अंदर किसके बारे में बताया हुआ है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, मींस देश के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और इसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी हम कह सकते हैं कि इसके अगेंस्ट कार्यवाही नहीं हो सकती है। जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय द्वारा जो भी बातें कही जाएंगी वही हर जगह मानी जाएगी। इनको चैलेंज करने का कहीं पे भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका रिटायरमेंट की जो एज है वो है 65। यह है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज। और अगर हाई कोर्ट की रिटायरमेंट की एज कही जाए तो वो होगी 62। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक चीज और नोट डाउन कर सकते हैं कि 1862 को हमारे देश का पहला हाई कोर्ट जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था, और जिसका नाम था कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो था वो 1862 ईस्वी में एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, और ये हमारे इंडिया का सबसे पुराना हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णा सन सेट फॉर द टॉप पोस्ट। तो जस्टिस नुथालापति वेंकटा रमना, ये इनका नाम हो जाएगा। पूरा नेम है एन वी रमना जी का, क्योंकि वेंकटा रमन तो सबको याद ही रहता है। तो नुथालापति एन से हो जाएगा, एंड वेंकटा रमन, इनका जन्म बताया हुआ है अगस्त 27 1957 का है। एंड करंटली अब ये चीफ जस्टिस बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के।
एंड ये नेटिव बताए जा रहे हैं कि ये आते हैं मेनली केरला से। यहाँ पे है कृषा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वीरूपड़ा मंडल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनको प्रीवियसली जो है ये सेवाएं दे चुके हैं, चीफ जस्टिस दिल्ली के रहे हैं और एक्टिंग चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश में भी दे चुके हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ एपी जुडिशियल एकेडमी के भी हेड रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। एंड जस्टिस एन वी रमना का जो टेन्योर है वो 8 ईयर्स इन द सुप्रीम कोर्ट, मीन्स ये सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन अब ये सीजेआई का एक ले रहे हैं। जज रह चुके हैं लेकिन चीफ जज अब बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब बनेंगे। तो 24 अप्रैल से इन्होंने अपना टेन्योर जो होता है वो स्टार्ट हुआ है और इनका 16 मंथ्स तक रहेगा। एक डेकेड के अंदर, मीन्स एक 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा टाइम जो होता है एक तरह से इन्हीं एन वी रमना जी का रहने वाला है। मीन्स ये हमारे जो सीजीआई हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर ओथ की बात की जाए, शपथ की बात की जाए कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, उन्हें दिलाते हैं जो हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे, मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए 2017 से 2022 तक जो टेन्योर है श्री रामनाथ कोविंद जी का, उनका कंप्लीट हो जाएगा एंड हो सकता है कि हमें देश में नए प्रेसिडेंट मिले। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम के स्टालिन को चुना गया है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री। तमिलनाडु में टोटल कितनी सीट्स थी देखिए, 2, 3, 4, यानी टोटल एमएलए की बात करें तो टोटल सीट्स थी 2, 3, 4, वेरी इजी टू लर्न। एंड अगर बात करें कि यहाँ पे एमपी कितने हैं लोकसभा के एंड राज्यसभा के, वो कितने हो जाएंगे देखिए, लोकसभा के यानी हम लोअर हाउस जिसको बोलते हैं, एंड राज्यसभा के यानी जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा के हैं यहाँ पे 39। तमिलनाडु से याद कर सकते हैं, देखिए तमिल त से 3 हो जाएगा एंड नाडु न से हो जाएगा 9। तो इस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। 39 नंबर लोकसभा का है एंड जो राज्यसभा के एमपीज होंगे वो कम होंगे लोकसभा के कंपैरेटिवली। तो ये कितने हैं? ये हैं 18, ये हैं आपके 18। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा तमिलनाडु में लोकसभा कितने हैं, राज्यसभा कितने हैं। एंड जो तमिलनाडु है ये साउथ मोस्ट, हम कह सकते हैं कि साउथ मोस्ट स्टेट है जो कि इंडिया की स्टेट यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो पी विजयन है, ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपॉइंट किया गया है केरला का सीएम। केरला का सीएम बनाया गया है पी विजयन को, पिनराई विजयन इनका पूरा नाम रहेगा, केरला के सीएम बने हैं। एंड सी इज द बनवारी लाल पुरोहित, ये गवर्नर हैं, ये गवर्नर हैं तमिलनाडु के, जिन्होंने एम के स्टालिन को ओथ दिलाई है। क्योंकि किसी भी स्टेट के जो सीएम होते हैं, सीएम को ओथ कौन दिलाता है? तो देखिए सीएम यानी चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं गवर्नर। तो गवर्नर को गवर्नर और उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ये नाम आप कैसे याद करेंगे? देखिए मान लीजिए कोई मैरिज हो रही थी और अचानक से पुरोहित जो होता है उन्होंने तमिल में मंत्र शुरू कर दिए, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं तमिलनाडु के। अगर केरला के गवर्नर की बात की जाए तो केरला के गवर्नर का नाम क्या है? तो यहाँ पे है मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान केरला के गवर्नर है, जिन्होंने पी विजयन जी को शपथ दिलाई, जो कि केरला के सीएम बने हैं, न्यूली अपॉइंटेड, इससे पहले भी रह चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज द मोहम्मद आरिफ खान, ये ऑप्शन भी आ गया है एंड ये गवर्नर है केरला के। होप सो देखिए किसी भी स्टेट में अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसके लिए जरूरी होता है जितनी टोटल सीट्स हैं उसका 50% का 1 ऐड कर दिया जाए। कंसीडर कीजिए कि मैं आपको तमिलनाडु का ही एग्जांपल बता देती हूँ, 2, 3, 4 हैं, इसकी आधी सीट्स कितनी हो जाएंगी? इसकी आधी सीट्स हो जाएंगी 2 1 2 एंड यहाँ पे 127 के नियर हो जाएंगी यहाँ पर जो सीट्स होती हैं।
और इसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी टोटल सीट्स हमें चाहिए 128। एंड जो यहाँ पे एम के स्टर्लिन जो है, इन्होंने 128 से बहुत अच्छा आंकड़ा जो है वो छुआ है। एंड इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी जो है वो डीएमके है, और ये करुणानिधि जी की पार्टी रही है, क्योंकि तमिलनाडु में हमेशा जयललिता जी के बीच में संघर्ष रहा है। एंड यहाँ पे जो डीएमके मीन्स करुणानिधि जी के वहां पर रहा, मतलब हमेशा ही सीएम की दौड़ जब भी होती थी तो ये दोनों ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रहते थे, कभी एक बार ये बनते थे तो कभी ये बनते थे। इनकी पार्टी थी डीएमके, और 10 साल के बाद इन्होंने वापसी की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू लर्न। जयललिता जी भी अब इस दुनिया में नहीं है एंड करुणानिधि भी नहीं है। जयललिता जी की पार्टी थी AIDMK, इस तरह से इनकी पार्टी थी, अन्ना द्रमुक पार्टी थी। एंड डीएमके करुणानिधि जी की पार्टी है, और इन्हीं के सुपुत्र एमके स्टालिन जो है ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तमिलनाडु के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं करुणानिधि जी एमके स्टालिन के जो फादर हैं। करुणानिधि जी, यहाँ पे इंडिया का मैप देख सकते हैं। टोटल 5 हम कह सकते हैं कि प्लेसेस पे इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 4 क्या थी? 4 स्टेट्स थी एंड 1 यूनियन टेरिटरी थी, वहां पर इलेक्शंस हुए हैं। 4 कौन कौन सी हैं फटाफट से हम इस मैप में रिकॉल कर लेते हैं। पहली जो स्टेट थी वो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल थी, पश्चिम बंगाल थी। देन यहाँ पे असम में इलेक्शन हुए। देन हम कह सकते हैं कि केरला में हुए। देन तमिलनाडु में हुए। एंड एक जो है पुडुचेरी के अंदर हुए। जी हाँ, पुडुचेरी जो है वो 5th नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पर एन रंगा स्वामी जो है, एन रंगा स्वामी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन टेरिटरीज की बात की जाती है तो टोटल 3 यूनियन टेरिटरीज है जहां पर सीएम बनेंगे, बाकी जगह पर नहीं है। जिसमें से दिल्ली है, जिसमें से पुडुचेरी है, एंड एक और जो रह गया, एंड दैट इज द, देखिए दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और एक और स्टेट बताइए, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं जहां से चीफ मिनिस्टर आते हैं, बाकी और कहीं जगह से चीफ मिनिस्टर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे थे कि 5 इन प्लेसेस में हुए हैं। देखिए पुडुचेरी की जब हम बात करते हैं तो पुडुचेरी एक वो जगह है जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग यानी फैले हुए हैं। देखिए मैं एक और आंसर बता देती हूँ। थर्ड इज द JNK, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटी है, जहां पर क्या होता है, जहां पर सीएम चुने जाएंगे। तो 4 डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बता देती हूँ पुडुचेरी की कौन कौन सी है। एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो है केरला के अंदर, जिसको बोला जाता है माहे, माहे बोला जाता है। एंड 2 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, एक है पुडुचेरी, खुद पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु में है। एंड इसके साथ साथ एक और है यहाँ पर हम देख सकते हैं यनम है, यनम जो है ये आपका पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश में। एंड माहे है, पुडुचेरी है, और इसके साथ साथ कराकलम, कराकोरम जो है, कराकोरम जो है वो भी आपका इसके अंदर ही आता है, पुडुचेरी के अंदर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं 3 अलग अलग स्टेट्स के अंदर। माहे जो है वो केरला में आता है, पुडुचेरी जो है ये तमिलनाडु में आता है, कराकोरम जो है ये आता है तमिलनाडु में, एंड यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में आता है। तो होप सो आपको ये हेल्प करेंगे। अब देखिए असम में जो है 2 पर्सन्स के बीच में यहाँ पे संघर्ष चल रहा था कि किसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। एक तो यहाँ पे ऑलरेडी जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, और एक हेमंत विष्णु शर्मा जो है उनको चुना गया है। तो इन दोनों में से जो टाई अप होता है एक तरह से वो चुन लिया गया है असम के लिए हेमंत जी को। तो अभी इसके ऊपर टोटल जो है काफी बीजेपी की तरफ से भी बैठ के चल रही थी। फाइनली जो भी रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। तो अभी जो हमें करंटली ऑब्जर्व किया गया है, होप सो आप इन्हीं स्टेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट इज द वेस्ट बंगाल, हम देख सकते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल की तीसरी बार, थर्ड कंजिक्यूटिव, लगातार तीसरी बार सीएम बनी है, और ये 8वीं बार बनी है। ओके, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल देखते हैं तो ये है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। एंड लोकसभा की सीट्स मैंने आपको बताया था, वेरी इजी टू लर्न, पश्चिम बंगाल है। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स को कैसे याद करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 42,
क्योंकि यहाँ से 4 दिख रहा है और यहाँ से 2 दिख रहा है। और उसके बाद 61 है लेकिन 61 तो हो नहीं सकती, तो इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, ये हो जाएंगी राज्यसभा की सीट्स हो जाएंगी 16। एंड विधानसभा की सीट्स जो है वो है टोटल 194 है। यहाँ पर एक्चुअली हुआ ऐसे है कि यहाँ पे जो 2 सीट्स हैं वहां पे कैंडिडेट्स जो थे एक तरह से उनकी डेथ हो गई और वहां पे कोरोना भी बहुत ज्यादा था, तो 2 सीट्स पे अभी मई में इलेक्शन होगा। तो अभी जो रिजल्ट आया है वो 292 सीट्स का है। ये चीज याद रखनी है, टोटल सीट्स है 294 लेकिन 2 जो सीट्स रहेगी वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ है, वहां पे इलेक्शन मई के मंथ में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ ये यूनिक कैमरलिज्म है, मतलब एक सदनीय है, यहाँ पर एमएलए है, एमएलसी यहाँ पर नहीं है। ये चीज याद रखनी है, एमएलसी जो है यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मंत्री परिषद, ये जो है ये नहीं है, एमएलए है, विधानसभा है यहाँ पर। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी जो है, ममता बनर्जी खुद अपनी सीट्स जो थी नंदीग्राम से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और काफी कांटे की टक्कर थी, तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो है वो हार गए, शुभेंदु अधिकारी जीत गए सॉरी, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो हार गई। अध्यक्ष होने के नाते इनकी पार्टी तो जीत गई, जिनकी लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा गया, लेकिन ये खुद अपनी सीट जो थी काफी हॉट सीट मानी जा रही थी नंदीग्राम, वो हार गई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये तीसरी बार लगातार सीएम बनी हैं। तो नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो होता है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 मई को बनाया जाता है वर्ल्ड हैंड सैनिटाइज डे। क्योंकि देखिए कोविड का जो फेज चल रहा है, कोविड-19 का, यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, आप हाथों को सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, जरूरी हो तो ही जाइए बाहर, और जो भी कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं आपकी सरकार के द्वारा और जो प्रशासन के द्वारा टाइम टू टाइम जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तो थीम क्या थी? थीम थी अचीविंग हैंड सैनिटाइज एट द पॉइंट ऑफ केयर, कि जो हमारा हाथों का जो साफ सफाई का जो टारगेट है उसको सबसे पहले हमने अचीव करना है। और लॉन्च किया गया था इस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे को 2009 के अंदर, और किसके द्वारा? WHO के द्वारा, जिसका नाम हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO जो है ये एक एजेंसी है किसकी? ये एजेंसी है UNO की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस कंट्री ने अप्रूव किया है एक बिल जो कि इकोसाइड को एक क्राइम माना जाएगा? इकोसाइड का मतलब क्या होता है? साइड का जनरली वर्ड होता है मर्डर करना यानी हत्या करना, तो यहाँ पे इकोसाइड यानी पूरे इकोसिस्टम को खराब करना। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन जो फ्रांस है, सी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन है, एंड प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो जीन कैस्ट्रेक्स जो है ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम याद करेंगे। इकोसाइड का मतलब होता है कि जब आप एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो क्योंकि उसके इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो WHO है, ये भी हमने जो इंक्लूड किया गया था, यहाँ पे ये जो हमें इमेज दिख रही है ये आइडेंटिफाई करनी है, एंड ये इमेज किनकी है? तो ये जो लोगो है ये किसका है? ये है UNO का, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है, जहाँ पे वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं। और ये पाम की लीव्स हैं, और जो कि पीस का यानी शांति का प्रतीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी कंट्री जो UNO के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरह से अपना बिलीवेंस रखती है तो वो हमेशा इसका पार्ट बन सकती है। उसके लिए UNO के जो रूट है वो हमेशा खुले हुए हैं। तो बताइए सेक्रेटरी जनरल कौन है ये, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो UNO के सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से है। एंटोनियो गुटेरस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये WHO के सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है, जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एधामोन। और यहाँ पे हम
गिब्रेस जो है वो याद कर सकते हैं, बट आप डॉक्टर टैड्रोस भी याद कर सकते हैं, डॉक्टर टैड्रोस, क्योंकि इनके ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाए गए। रीजन बीइंग कि इन्होंने कोविड के जो केसेस थे जो इतने आ रहे थे चाइना की तरफ से, इन्होंने कोई भी स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस नहीं दी बाकी कंट्रीज को। अगर ये टाइमली अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते बाकी कंट्रीज को, तो जो इतनी क्रिटिकल फेज लोगों को फेस करना पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं बच सकते थे। इसके साथ साथ देखिए WHO जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को हम बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, मीन्स विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए नेशनल जो कंट्रीज ऑफ यूरोप है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है। अगर ये क्वेश्चन आए कि यूरोपियन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज है, तो आपका आंसर होगा 27। इससे पहले कितनी थी? 28 थी। तो एक कौन सी कंट्री ने एग्जिट कर दिया? तो एग्जिट कर दिया ब्रिटेन ने। ब्रेग्जिट भी इसको बोलते हैं, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का मतलब होता है एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन का एग्जिट होना कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से ही कहलाता है ब्रेग्जिट। तो होप सो आपने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी। एंड नेक्स्ट इज, कौन सी स्टेट ने फर्स्ट प्लेस जीता है ई पंचायती अवार्ड? जो ई पंचायती का मतलब होता है कि हम अपनी पंचायतों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए, कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली हम उनको जोड़ें। तो इसमें जो सही इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है ये जो अवार्ड है। देखिए हर साल हम पंचायती दिवस बनाते हैं 24 अप्रैल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को बनाया जाता है पंचायती दिवस, पंचायती राज बनाया जाता है, क्योंकि जो एक तरह से हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, पंचायती राज को हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। और इस दिन क्या हुआ था? देखिए एक तरह से राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, क्योंकि अगर आपको कोई समस्या लेके जानी है तो आपके गांव का जो सरपंच होता है उसको बेटर पता है। अगर आप PM तक, CM तक या कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्टर तक जाते हैं तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं पता होती। तो इसीलिए लोकल अथॉरिटीज को, या हम कहें कि आम इंसान को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अवेयरनेस उसके अंदर क्रिएट की जाए, इसीलिए ये पंचायती दिवस जो है ये बनाया जाता है। पंचायतों को सशक्त बनाया जाए और उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कहने का मतलब है कि हम ऑनलाइन उनको जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बढ़े। तो देखिए पंचायत यहाँ पे जो है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का यूपी के द्वारा जीता गया है। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जीता है ये ई पंचायती पुरस्कार 2021। एंड इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ के द्वारा सेकंड पोजीशन, एंड उड़ीसा एंड तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो लखनऊ, राजनाथ सिंह यहाँ से MP है। एंड लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है, 80 है। राज्यसभा की सीट्स की बात करें तो 31 है। एंड यहाँ पे MLAs की बात करें तो ये भी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, 403 है। गवर्नर ऑफ यूपी की बात करें तो आनंदी बेन पटेल जो है यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी, और इसके साथ साथ ये गवर्नर है MP की भी, मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। नेक्स्ट इज दी RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो CEOs होते हैं, मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, और जो MDs होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं किसी भी बैंक के, स्पेशली यहाँ पे प्राइवेट बैंक को लिया गया है, वो कितने सालों के लिए रहेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो RBI होता है इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके करंटली जो गवर्नर है 25 नंबर के, उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि काफी अच्छे से अपना जो रोल होता है वो निभा रहे हैं। शक्तिकांत दास जी हैं इसके करंटली गवर्नर। ओके, एंड जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 15 ईयर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टेन्योर जो होता है प्राइवेट बैंक के CEOs का 15 ईयर्स रख दिया है, टर्म उनकी डिसाइड कर दी है, नॉर्म्स जो होते हैं, और ये एप्लीकेबल होंगे PSU जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, एंड फॉरेन बैंक्स हैं दैट ऑपरेट एज ब्रांचेस, उनके लिए भी, एंड प्राइवेट
के लिए मेनली यहाँ पर ज्यादा कहा गया है। एमडी एंड सीईओ जो है, ये होल टाइम डायरेक्टर जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 15 साल से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, ये आरबीआई के द्वारा कहा गया है। एंड इंडिविजुअल जो अगर उसका अपॉइंटमेंट करना है तो मिनिमम गैप होना चाहिए 3 इयर्स का। तो यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं आरबीआई का। आरबीआई जो होता है वो बैंकर्स बैंक है, जितने भी इंडिया के अंदर बैंक्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम, उनको गाइडलाइंस करने का काम जो होता है वो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। अगर किसी भी बैंक का लाइसेंस जो होता है अगर वो कैंसिल करना है, अगर कोई भी बैंक प्रॉपर वे से गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है या फॉरेन बैंक है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। और ये किया भी गया, स्पेशली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उन बैंक्स के जो एक तरह से अधिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंट्रोल भी किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। तो रेगुलेटर ने क्लैरिफाई किया है जो अपर एज रहेगी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुख्य जो रहेंगे वो 70 साल से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 25th जो आरबीआई गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांत दास, एंड फर्स्ट नंबर पे जो गवर्नर रहे उनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ था। ऑसबोर्न स्मिथ पहले आरबीआई गवर्नर बने थे, एंड करंटली जो है वो शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट इज उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किस, ये जो इतना बड़ा जो इन्फेक्शन फैल गया है कोविड का, किस एक तरह से जो आयोजन होता है यात्राओं का, किसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया कोविड के केसेस को बढ़ता हुआ देखकर। क्या ये केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई। इसको बोलते हैं चार धाम की यात्रा। चार धाम की यात्रा जब भी आती है तो उसके अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री इन चारों को ही इंक्लूड किया जाता है, और इसके ऊपर टोटली बैन लगा दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि पैंडेमिक के जो कोविड के केसेस है, कोविड-19 के केसेस ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये महामारी जो है बहुत ही डेडली तरीके से ये फैल गई है। तो चारनाथ में सबसे पहले हम देख सकते हैं इन्हीं को ही। एंड तीरथ सिंह जो रावत है, तीरथ सिंह रावत जो है ये हो जाएंगे यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। एंड गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य जो हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी इमेज, ये हैं गवर्नर मीन्स राज्यपाल हो जाएंगे। उत्तराखंड की जो कैपिटल है, विंटर कैपिटल है, वो देहरादून है। लार्जेस्ट सिटी है जो कि स्टेट की। एंड इसकी जो समर कैपिटल है वो गेरसन हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, दो कैपिटल है इसकी। हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का वो है नैनीताल के अंदर। लोकसभा की सीट्स की बात की जाए तो वो 5 है, राज्यसभा की सीट्स की बात की जाए तो वो 3 है, विधानसभा जो है वो 70 सीट्स हैं। नेक्स्ट इज रोड मैप 2030, एक वर्चुअल बायलेटरल टॉक हुई है किन दो कंट्रीज के बीच में। वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन, जैसे आपकी और हमारी जो क्लास चल रही है ये ऑनलाइन है। एंड ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई है। तो जो रोड मैप है 2030 का, उससे जो अलग अलग क्षेत्र है, लाइक लोगों के बीच में संबंध बनाना, क्योंकि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो कहाँ पे निवास करता है, वो ज्यादातर अलग अलग कंट्रीज के अंदर है। लाइक मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो यूके के अंदर भी है। तो लोगों के बीच में अच्छे संबंध बनाए जाए, चाहे यूके के हैं चाहे इंडिया के हैं। व्यापार जो ट्रेड होता है, समृद्धि जो होती है, रक्षा डिफेंस हो गया, सुरक्षा, जलवायु कार्यवाही और स्वास्थ्य सेवा में अगले दशक के लिए मीन्स 10 ईयर्स के लिए ये बायलेटरल जो एक तरह से टॉक होती है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे देश के ऑनरेबल पीएम है, एंड यूके के पीएम बोरिस जॉनसन, जिनको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जो है इसमें टोटल 4 कंट्रीज आती हैं। इसमें आता है इंग्लैंड, इसमें आता है स्कॉटलैंड, इसमें आता है वेल्स, इसमें आता है एंड नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये इसमें आता है। कलेक्टिवली इन चारों को मिलाकर हम बोलते हैं यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाती है तो इसके अंदर इंग्लैंड आता है, ये वाला इंग्लैंड हो गया यहाँ पर, एंड यहाँ पर स्कॉटलैंड आता है, एंड यहाँ पर वेल्स आता है, यानी इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। जब आपने यहाँ पे किसको इंक्लूड नहीं किया है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो होता है, नॉर्दर्न आयरलैंड को इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट इज किस भारतीय एथलीट को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के
खेल में विश्वास, जिसको हम क्या करेंगे कि बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन का हिस्सा बनाया गया है, किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु जो है, उन्हें बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन का हिस्सा बनाया गया है, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। क्या रीजन था कि देखिए, जो एक तरह से ड्रग्स लेते हैं या जो एक अच्छी टीम स्पिरिट के साथ नहीं खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोटिव उनमें लाने के लिए, स्पोर्ट्स की जो एक तरह से फीलिंग होती है उसको एनहांस करने के लिए, पीवी सिंधु फ्रॉम इंडिया एंड माइकल ली जो है, जो कि कनाडा से हैं और ये बैडमिंटन प्लेयर है, इनको चुना गया है, अपॉइंट किया गया है एक एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका जो कैंपेन है उसका नाम क्या है? बिलीव इन स्पोर्ट्स, की खेलों में विश्वास रखें। खेलों में विश्वास कैसे होगा? जब आप प्रॉपर वे से जो भी आपको स्पोर्ट्स के रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे, और अच्छी एक स्पिरिट, एक टीम स्पिरिट, सो दैट कि आप जीते हैं तो सिर्फ जीते ही ना, लोगों का दिल भी जीतने का काम करे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु अलोंग विद कनाडाज मिशेल ली को अपॉइंट किया गया, नॉमिनेटेड एज एन एथलीट एम्बेसडर for the International Olympic Committee's Believe in Sports campaign aimed at preventing competition manipulation। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कोई छेड़खानी करना। कहने का मतलब है कि अगर प्लेयर्स प्रॉपर वे से डाइट की जगह अगर वो ड्रग्स का यूज कर रहे हैं तो ये भी चीज गलत हो जाती है। तो ये हमारा एक प्यारा सा वीकली रिवीजन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह से मैं कविता आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लाती रहूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।